लीबनिज थ्योरम एक्चुअली टू फंक्शंस अगर मल्टीप्लाई में लिखे होंगे तो उसके nth डेरिवेटिव को निकालने के लिए बनाई गई है। अगर टू फंक्शंस मल्टीप्लाई में है तो उनके nth डेरिवेटिव की वैल्यू निकालने के लिए लीबनिज थ्योरम बनाई गई है। वही चीज ऊपर लिखी है, टू फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस ऑफ x। x हो y हो, ये तो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो उसके बारे में यहां पर x इसलिए लिख दिया क्योंकि हम यहां पर जो d है वो स्मॉल d बाई dx को कंसीडर करते हैं, इस वजह से यहां पर हमने x लिख दिया है, क्योंकि हम यहां जो d कंसीडर करके चलते हैं वो d बाई dx इस तरह से मान के चलते हैं x के रिस्पेक्ट पर। तो देखिए यहां पर ये दो फंक्शंस u और v एक दूसरे से मल्टीप्लाई में लिखे, u एंड v आर द फंक्शंस ऑफ x एंड y, यानी कहा जाए तो u जो है वो भी फंक्शन है x का और v जो है वो भी फंक्शन है x का, y का नहीं, सिर्फ एक वेरिएबल का x का। तो u वो भी फंक्शन होगा x का, v और वो भी फंक्शन होगा x का। और अगर ये दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में लिखे हैं तब उसका nth डेरिवेटिव कैसे निकालना है जरा समझिए, बहुत ध्यान से समझिए इसको। पहले फॉर्मूले को ही आप अगर ठीक से समझ लेंगे तब उसके बाद इसका एप्लीकेशन बहुत आसान होगा। प्रूफ तो बहुत सिंपल है, देखिए कैसे, dn ऑफ uv, देख पा रहे हैं आप uv, तो क्या करना है ध्यान से सुनिए, इनमें से किसी एक फंक्शन को भी, किसी एक फंक्शन को, जिसे बाइनोमियल थ्योरम होती है ना, 1 प्लस एक्स की बार n, nc0, nc1, nc2, nc3, इस तरह से वैल्यू चलती रहती है। पहले फंक्शन की पावर n आता है, दूसरे फंक्शन की पावर 0, फिर एक पावर कम होता है n-1, दूसरे फंक्शन की एक पावर लग जाती है। वही रूल यहां पे लगना है। देखिए कैसे, u इंटू v अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो पहले फंक्शन का n टाइम्स डिफरेंशिएशन कर दीजिए, दिख रहा है आपको, dn u के साथ लगा, और इंटू v एज इट इज, यानी 0 बार डिफरेंशिएशन, यानी एक भी बार डिफरेंशिएशन नहीं, जैसा फंक्शन है वैसा ही लिख दें। सुन पा रहे हैं क्या हो रहा है, dn u n बार डेरिवेटिव पहले फंक्शन का और दूसरे फंक्शन को ऐसे रोक दें, और उसके बाद देखो क्या लिखा है, nc1, बस अब यहां से शुरू हो जाएगा। एक्चुअली तो ये nc0 यहां भी आता है, nc0, nc1, nc2, लेकिन nc0 की वैल्यू 1 होती है इसलिए उसे लिखते नहीं, बस dn u और v एज इट इज। आगे देखो क्या लिखा, nc1, और देखो सीक्वेंस समझ लो। अब ये पहला वाला टर्म समझ में आया आपको कैसे लिखा, फर्स्ट टर्म में dn ऑफ u पहले फंक्शन का n टाइम्स और दूसरा एज इट इज। और अब देखो क्या है, अब यह है कि पहले फंक्शन का एक डेरिवेटिव कम कर देना n-1, और फिर आगे एक डेरिवेटिव बढ़ा देंगे। कैसे, देखो ये लिखा है dn-1, देख पा रहे हैं आप, ये n-1 ऑफ u, और एक बार v का इधर, यहां से एक डेरिवेटिव कम करते रहना और इधर एक डेरिवेटिव बढ़ाते रहना, बस यही रूल है। और ये nc1 से स्टार्ट हो चुका है, अब इसके बाद nc2, nc3 एंड सो ऑन, ये आते ही रहेंगे। तो तुम समझ पा रहे हो, nc1 तो d की पावर n-1 u, और फिर जितना इसमें कमी हुई आगे v के उतने ही डेरिवेटिव, और कंबाइंडली आप देखेंगे ना d के डेरिवेटिव उसकी पावर तो n-1 यहां और 1 यहां, टोटल मिलाकर n ही रहेंगे हमेशा। अब जरा सेकेंड टर्म देखो, nc2, तो ये nc2 तो एज इट इज आ गया nc2, और देख रहे हैं एक और डेरिवेटिव कम n-2, समझ पा रहे हो, n-1, n-2, और जितने कम हुए ना वो सेकेंड डेरिवेटिव, 2 डेरिवेटिव वो v के साथ लगा दिए हमने, देख पा रहे हो आप, v के साथ ये वाले डेरिवेटिव d2 v। इसी तरीके से बस ऐसे ही ये वाली सारी टर्म्स आगे तक एक्सपेंड होती रहेंगी। आप स्टार्ट करेंगे n डेरिवेटिव ऑफ u से, उसका अगला टर्म में u का एक डेरिवेटिव कम यानी n-1 और एक डेरिवेटिव v पे बढ़ा देंगे, उसके अगले टर्म में एक और डेरिवेटिव कम करेंगे u का और v का एक और डेरिवेटिव बढ़ा देंगे, यानी dn-2 ऑफ u इंटू d2 v, जैसे लिखा है, समझ में आ रहा है। अगर इसका नेक्स्ट थर्ड टर्म मैं आपसे पूछूं तो उसमें क्या लिखोगे आप, nc3 dn-3 ऑफ u इंटू d3 v। अगर उसका भी अगला नेक्स्ट डेरिवेटिव पूछे तो क्या होगा, nc4 dn-4 ऑफ u इंटू d4 ऑफ v, इस तरह से। और अगर एक जनरल पूछे आपसे ncr, तो फिर ncr में क्या बोलेंगे आप, ncr dn-r। तो देखो यहां जितने कम किए उतने डेरिवेटिव v के हो रहे हैं, dr v। कंबाइंड रूप से अगर देखेंगे ना, d के डेरिवेटिव्स वो n ही बैठेंगे हमेशा,
क्योंकि माइनस आर प्लस आर एक तरह से एन ही हो जाएंगे कैंसिल होने के बाद। और लास्ट में जरा ध्यान से सुने, शुरू तो हुआ था डी एन यू से और वी का एक भी डेरिवेटिव नहीं है, और देखो अंत कहां होगा, अंत इसका होगा लास्ट में एन सी एन पर, जिसकी वैल्यू भी 1 होती है। इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, ये भी 1 होगा। क्या आपको पता है NC0 और NC1 इसकी वैल्यू 1 होती, इसकी वैल्यू भी 1 होगी। तो लिख दिया वैसे आपको समझाने के लिए कि NC1 से स्टार्ट हुआ और NCN तक जाएगा। इसको लिखने से कोई फायदा नहीं है वैसे, लेकिन लिखा इसलिए ताकि आपको समझ में आए कि NC1 2 3 4 5 बढ़ते बढ़ते N तक पहुंचेगा। तो क्या 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 देखेंगे, देखो यहां U अकेला रह गया, U अकेला बिना डेरिवेटिव के, जैसे पहले टर्म में V अकेला था सिंगल बिना किसी डेरिवेटिव के, वैसे U यहां पर लिखा है और n टाइम्स डेरिवेटिव हो रहा है V का। देखा आपने, जो एक भी बार डेरिवेटिव नहीं था पहले टर्म में, अब वो n डेरिवेटिव V का पहुंच जाएगा। इस तरह से आपको ये लिबनिज थ्योरम समझनी है। क्या करा, फिर से देख लो एक बार, DNU से स्टार्ट हुआ, V एज इट इज, और अंतिम होते होते U एज इट इज रह जाएगा और DNV पहुंचेगा। NC1 NC2 NC3 इनकी एंट्री होती रहेगी, एक एक डेरिवेटिव D का कम करेंगे U का, और फिर उतने ही डेरिवेटिव V के बढ़ाते रहेंगे। तो ये है हमारी लिबनिज थ्योरम। इसका प्रूफ भी हम देखेंगे, लेकिन आपको पहले लिखना आना चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है? आपको इसे लिखना आना चाहिए। आप इसमें U को V से, V को U से आपस में इस तरह से भी घुमा के भी लिख सकते हैं। कैसे घुमा के, यानी V की तरफ से भी इसको घुमा के लिख सकते हैं। और करके अगर मैं आपको लिखवाना चाहूं तो यही चीज और करके ऐसे भी लिखी जा सकती है। और जरा समझो, अगर मैं ऐसे लिखूं dn ऑफ u इंटू v ऐसे, तो आपको जैसे मैंने u से स्टार्ट किया तो आप इसे v से भी कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। क्या मतलब है, इसे ऐसे लिख सकते हैं u एज इट इज, u एज इट इज, और इसको लिख सकते हैं dn v ऐसे। फिर क्या लिखेंगे, एक डेरिवेटिव NC1 आएगा पहले, फिर एक डेरिवेटिव u का और v के कितने डेरिवेटिव इंटू dn माइनस 1 v ऐसे। अगर इसके बाद एक और टर्म लिखवाऊं तो आप क्या कहोगे, NC2 कितना, NC2 देखो एक डेरिवेटिव और बढ़ा देना u के, तो d स्क्वायर u इंटू dn माइनस 2v इस तरह से, और ये बढ़ता ही चला जाएगा। लास्ट में अगर इसका एक जनरल टर्म लिखवाऊं मैं NCR, तो फिर क्या कहेंगे, dr u इंटू dn माइनस r ऑफ v ऐसे। और ऐसे करते करते अंतिम टर्म पहुंचे तो क्या पाएंगे आप, NCN बनेगा, और NCN कुछ और नहीं होता, कितना होता है, 1 ही तो होता है, लेकिन लिख दे रहे हैं ताकि आप समझ पाए कि इसके जो कॉम्बिनेशन वाले ये कोफिशिएंट है उनकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। लास्ट में क्या होगा, DNU इंटू एक भी डेरिवेटिव नहीं रहेगा v का। तो देखो इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये लिबनिज थ्योरम है, इसमें आप एक फंक्शन के सबसे ज्यादा जितने भी डेरिवेटिव है वहां से शुरू करें और फिर एक एक डेरिवेटिव कम करते जाएं उस फंक्शन का, बाकी दूसरा जो प्रोडक्ट में सेकंड फंक्शन है उसके एक डेरिवेटिव बढ़ाते जाएंगे, एक के कम होंगे दूसरे के बढ़ते रहेंगे। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ये है हमारी लिबनिज थ्योरम, आपको ये अप्लाई करनी आनी चाहिए। उसके बाद हम इसका प्रूफ देखेंगे, तो चलिए इसका प्रूफ करते हैं। लिखिएगा प्रूफ ऑफ लिबनिज थ्योरम, या बस हेडिंग डाल के प्रूफ लिख दें, प्रूफ, हाँ जी प्रूफ। तो इसका जो प्रूफ है हम वो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से करेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से करने के लिए पहले मैं तो कुछ बातें लिख देता हूं। लिखेंगे वी विल प्रूव लिबनिज थ्योरम, लिबनिज थ्योरम फॉर nth डेरिवेटिव, या बस लिबनिज थ्योरम लिख दें, इतना काफी है। लिबनिज थ्योरम बाय द प्रिंसिपल ऑफ, by the principle of mathematical induction, ऐसे करके लिखें, mathematical induction, induction। देखो साइड में मैं इंडक्शन के आपको ये assumption लिख देता हूं, PMI assumptions, आपको याद भी होगा वैसे तो, लेकिन मैं आपके लिए लिख देता हूं एक बार। PMI assumptions देखिए क्या है, सबसे पहले इसमें नंबर 1 आप दिखाते हैं कि P1 is true, P1 is true, सबसे पहले आप ये दिखाते हैं। दूसरा
आप इसमें पी के कंसीडर करते हैं, इसे आप कंसीडर करते हैं, पी के को कंसीडर करते हैं। और तीसरा आप क्या दिखाते हैं, पी के प्लस 1 इज ट्रू, पी के प्लस 1 इज ट्रू। ये P1 इज ट्रू, ये आपको दिखाना होता है टू शो। दूसरा पी के प्लस 1 को आप कंसीडर करते हैं, और फिर ये तीसरा पी के प्लस 1 ट्रू है, ये भी आपको दिखाना है। तो मैं लिख देता हूं इसके ऊपर टू शो एंड ये होता है कंसीडर। ये टू शो करना है, ये भी टू शो करना होता है, ठीक है, और ये कंसीडर करना होता है, सेकंड वाला कंसीडर। और फिर लास्ट में आप एक रिजल्ट लिखते हैं, लास्ट में एक रिजल्ट लिखते हैं कि पी के प्लस 1 इज ट्रू वेन एवर पी के इज ट्रू, हेंस पी एन इज ट्रू। पी के प्लस 1 इज ट्रू वेन एवर पी के इज ट्रू, और फिर हेंस पी एन इज ट्रू। ये आपका प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का ब्लूप्रिंट है, एक तरह से फ्लो चार्ट है जो मैंने आपको यहां पर समझाया, ठीक है। इसलिए आप इस वाले स्टेटमेंट को साइड में लिख लें, इसी के अकॉर्डिंग हम अपना पूरा प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। तो देखो हम सबसे पहले पी एन मान लेते हैं उस वाले एक्सप्रेशन को जो आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ये जो भी पूरा है, ये एन में जो भी टर्म्स चल रही है इसको आप पी एन मान लेते हैं, यानी ये पी एन है डी एन ऑफ यू वी, इतना बड़ा जो भी है पूरा सा। और फिर हम क्या करते हैं, उसमें P1 दिखाते हैं, और P1 दिखाने के बाद फिर हम कहते हैं कि P1 के बाद P के कंसीडर करते हैं, और P के कंसीडर करने के बाद फिर लास्ट में दिखाते हैं कि P के प्लस 1 ट्रू है वेन एवर P के इज ट्रू। तो चलिए ध्यान से देखिए अब क्या किया जाएगा। सबसे पहले लेट अस कंसीडर Leibniz थ्योरम एज, उसको आप Pn मान लेते हैं। इसे आप सबसे पहले Pn कहो, Pn सच दैट, ऐसे मानते हैं, Pn सच दैट dn ऑफ uv इज इक्वल, कैसे शुरू करेंगे, dn ऑफ u इंटू v एज इट इज प्लस nc1 dn माइनस 1 ऑफ u इंटू dv, ऐसे करके, ठीक है। एक और टर्म लिख देते हैं, nc2 dn माइनस 2 ऑफ u इंटू डी स्क्वायर v, और ऐसे चलते चलते बस अंतिम टर्म में लिख देता हूं। बीच वाली टर्म्स भी हम लिख सकते हैं, लेकिन उसको मैं यहां नहीं लिख रहा हूं, थोड़ा बस लेंथी हो जाएगा इस वजह से। ncn u एज इट इज और dnv, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 मान लें। ये हमारा जो है गिवन फंक्शन, इसे हमें प्रूफ करना है कि Pn जो है, ये जो भी बात लिखी है वो ट्रू है। तो चलिए हम इसको कंसीडर कर लेते हैं Pn। अब इसमें हम Pn में n की वैल्यू 1 रखते हैं और फिर देखते हैं कि क्या ये ट्रू होगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। यहां पर लिखेंगे फॉर P1, नंबर 1 स्टेटमेंट के लिए, तो लिखेंगे नंबर 1 फॉर P1, P1 के लिए कम करते हैं। अभी देखते हैं P1 ट्रू होगा कि नहीं होगा। अब P1 क्या है एक्चुअली, P1 जो है n की वैल्यू अगर आपने 1 रख दी तो यानी एक डेरिवेटिव, तो क्या कीजिएगा d uv और nc, n की वैल्यू 1 और फिर कितना हो जाएगा d0u इंटू dv, बाकी सारी टर्म्स इसके आगे की कैंसिल हो जाएंगी। समझ पा रहे, क्यों, क्योंकि 2 बार डेरिवेटिव करेंगे ना, तो n की वैल्यू तो 1 है, उसका कॉम्बिनेशन हम निकाल ही नहीं पाएंगे। n लेस देन 1, यहां पर n की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है, तो लिखेंगे पुट n इज इक्वल 1, तो जैसे आप इसमें रखेंगे तो आप क्या पाएंगे, d1 u इंटू v इज इक्वल, देखिए क्या पाएंगे, d1 u यानी du इंटू v और प्लस nc1 यानी 1c1 और फिर क्या पाएंगे d0 u यानी u अकेला और इंटू dv। समझ पा रहे हैं इस तरह से। तो आप मुझे एक बात बताएं, कभी भी आप डेरिवेटिव लिखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू v, सिंगल डेरिवेटिव, तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि डिफरेंशिएशन कर दो u का v एज इट इज, प्लस ये तो 1 ही हो जाएगा, u अपनी जगह और फिर डिफरेंशिएशन करना होता है v का। तो ये बात ट्रू है कि नहीं, बताएं।
प्रोडक्ट रूल ऑफ टू फंक्शंस में फर्स्ट डेरिवेटिव जब आप करते हैं तो उसमें क्या पाते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकंड एज इट इज प्लस सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज, तो विच इज ट्रू, जो कि अपने आप में ट्रू है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? दैट इज या ऐसे लिख देना, P1 इज ट्रू, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। तो यहां पर ये तो बात सही होगी, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव ट्रू हो गया, दैट इज P1 इज ट्रू। P1 तो ट्रू हो गया। इस तरह आपको करना है कि P1 की वैल्यू तो ट्रू है। ये सही बात है कि डेरिवेटिव जब आप करते हैं, दो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं, u को रोक के v का, v को रोक के u का, यही तो करते हैं ना। तो ये जो डेरिवेटिव निकल के आया वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इसके आगे की टर्म्स जो है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद में जितनी भी टर्म्स है वो तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी, जीरो हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि n इज ऑलवेज ग्रेटर देन r, एनसीआर में n इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल r, लेस देन नहीं होता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? विच इज ट्रू, तो P1 तो ट्रू हो गया है, P1 ट्रू हो चुका है। अब इसके बाद इसमें आप pk मानेंगे। क्या करना है, n को सिर्फ k रखना है, जहां भी n है उसमें n की जगह आप k n को k से रिप्लेस करना है। तो लिखेंगे सेकंड वाला पार्ट, सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट लिखेंगे नंबर 2 फॉर pk, फॉर pk, pk के लिए तो लिखेंगे कंसीडर या कंसीडरिंग, कंसीडरिंग या कंसीडरिंग लिख दो, या लेट अस कंसीडर लिख दो, लेट अस कंसीडर, कंसीडर क्या, pk, और pk में कुछ नहीं करना आपको, क्या करना है, dk ऑफ u इंटू v। जो आपने पीछे ये डेरिवेशन लिखा है ना इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन 1 में n की जगह k रख दो बस, जहां भी है। तो यहां dk u v, kc1 dk माइनस 1 u, आगे सब कुछ ऐसी, और करते करते लास्ट में kck u और dk v ऐसे बन जाएगा। ठीक है, यानी क्या करना है, पुट n बराबर k इन इक्वेशन 1, ये है सीधी बात, ये n को k रखना है। तो देखिए क्या बनेगा, हाँ जी, dk u इंटू v प्लस अब लिखेंगे kc1 इंटू dk माइनस 1 u और इंटू dv, ऐसे एक और टर्म लिख देते हैं, प्लस kc2 dk माइनस 2 ऑफ u इंटू डी स्क्वायर v, और प्लस करके ऐसे अंतिम टर्म क्या लिखी जाए, kck d k माइनस k तो जीरो हो जाएगा, बस u अकेला और इंटू डी के v। ये है आपकी इक्वेशन नंबर 2। बताएं लिखना आ रहा है क्या? जो इक्वेशन नंबर 1 है ना, इस 1 में हमने जनरल k वाला टर्म कंसीडर कर दिया, तो जैसे आप इसमें k वाला टर्म कंसीडर करेंगे तो इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब आपको क्या करना है, जरा बहुत ध्यान से, ये वाली लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर ये आपने सीख ली तो बस काम हो गया। अब वाली बात जो आने जा रही है वही इस पूरी थ्योरम का क्रक्स है। अब तक तो हमने कुछ नहीं किया, P1 इज ऑलवेज ट्रू, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस u एंड v, उसमें क्या होता है, u इंटू v का डिफरेंशिएशन प्लस v इंटू u का डिफरेंशिएशन। लेकिन अब जो हमने ये kth टर्म इसमें मान ली, या pk माना हमने इसमें, तो ये जो हमने माना, इसके बाद हम pk प्लस 1 कैसे दिखाते हैं उसको जरा सीखने वाली बात है। pk प्लस 1 क्या है, सबसे पहले तो ये बात समझे, pk प्लस 1 इज द वन मोर डेरिवेटिव अबव pk। ये जो pk है इसके अगला डेरिवेटिव भी तो pk प्लस 1 है, यानी अगर हम इसी टर्म का एक और बार डेरिवेटिव कर दें तो आपको pk प्लस 1 नहीं मिल जाएगा। क्या कह रहे हैं, pk प्लस 1, k प्लस 1 टाइम्स डिफरेंशिएशन है, आपके पास k टाइम्स डिफरेंशिएशन तो सामने दिख रहा है, अगर इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर दिया तो क्या मिलेगा आपको, pk प्लस 1 मिलेगा। तो अब आपने क्या करना है, इसको एक बार डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि d क्या है, d है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो लिखिएगा नाउ डिफरेंशिएटिंग
इक्वेशन टू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट पर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखिए क्या लिखेंगे उसे आप लिखेंगे पी के प्लस वन। अब हम ये बताएंगे कि पी के प्लस वन ट्रू होगा। ट्रू कब होगा? जब वो इसी फॉर्मेट में आएगा कि डी के प्लस वन से स्टार्ट होगा, एक एक टर्म कम होती जाएगी और अगले वाले वी की एक एक टर्म बढ़ती जाएगी। चलिए देखो क्या क्या लिखेंगे उसको आप। इसको ऐसे लिख सकते हैं डी ऑफ, ब्रैकेट में ऐसे लगा दूं तो डी के ऑफ यू इंटू वी। बताएं, समझे बात को? इसे बस मैंने इसका एक डेरिवेटिव लगा दिया ऐसे। तो फिर इस तरह से आप सभी में क्या ये डी ऐसे लगा सकते हैं, डी ऑफ डी के यू इंटू वी। देखो इंटू का ध्यान रखना, मैंने ये जो डी है वो यू के साथ लगा, इंटू लगा के वी अलग है, ठीक है? कंफ्यूजन नहीं हो जाना चाहिए बिल्कुल भी। के सी वन कॉन्स्टेंट है तो के सी वन इसे बाहर करें और मल्टीप्लाई में देखो, ध्यान से देखो कैसे लिखा जा रहा है, डी ऑफ, डिफरेंशिएशन करें डी ऑफ किसका, डी के माइनस वन यू और फिर मल्टीप्लाई इंटू करके फिर कौन लिखा है, डीवी। तो ये लिखा हमने डीवी। अभी हमने कुछ नहीं किया, एक और डेरिवेटिव उसमें करना है, सिर्फ हम उसका डी लिख रहे हैं। डी मींस वन मोर डेरिवेटिव, जो पीके तक आ चुका है उसका एक और बार डेरिवेटिव करेंगे, तो हम बस डी लगा रहे हैं उसके साथ। डी मींस डेरिवेटिव। ये आ गया इस सेकंड टर्म तक। अब जरा थर्ड टर्म को और लिख दूं तो कैसे लिखा जाएगा, प्लस करके के सी टू, ये के सी टू, उसके बाद डी ऑफ, ऑफ कौन है, सेकेंड टर्म डी के माइनस टू, डी के माइनस टू इंटू यू और फिर मल्टीप्लाई में कौन लिखा है, डी स्क्वायर वी। ऐसे और ऐसे चलते चलते अंतिम लास्ट टर्म क्या बचेगी, के सी के, चलो रहने दो इसे, के सी के एज इट इज। वैसे तो इसकी वैल्यू हम चाहें तो 1 लिख सकते हैं, बिकॉज NCN एंड NC0 बोथ हैव द वैल्यूज 1। तो KC के 1 लिख देंगे, चलो नेक्स्ट लाइन में लिख देंगे, कोई बात नहीं। अब इसको D लिखें ऐसे, ऑफ द फंक्शन U इनटू आगे क्या लिखा है, DKV। यहां तक की बात बताएं अगर आपको समझ में आई है तो। क्या हुआ ये, कुछ भी खास नहीं। ऊपर वाला जो इक्वेशन नंबर 1 लिखा था उसका वन मोर डेरिवेटिव अगर आप कर रहे हैं तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि एक बार और डेरिवेटिव किया, बस अभी हमने डी इसके साथ ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ऑपरेट करके लिख दिया, और अब हम इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। उस लाइन को बड़े ध्यान से आप समझिएगा। डिफरेंशिएशन की जो लाइन है बस अब वो आपको पूरी बहुत ध्यान से समझनी है। अगर वो आपने सीख ली तो ये पूरा का पूरा डेरिवेशन आपका हो गया। आइए समझते हैं। ये बना हमारा पी के प्लस वन विच इज डी के प्लस वन ऑफ यू वी। ऐसे तो लिखा जाएगा, बताओ। इसको आप डी के प्लस वन ऑफ यू वी लिख सकते हैं ना, क्योंकि डी के पहले से था और फिर एक और डेरिवेटिव हुआ, इस तरह से डी ऑफ के प्लस वन हो गया, के प्लस वन टाइम्स डिफरेंशिएशन। अब राइट साइड में देखो जरा, इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। एक एक टर्म में अलग अलग पेन से लिखूंगा, जरा ध्यान से देखो। हाँ जी देखो जी, ये पहली टर्म देखें हम, इस फर्स्ट टर्म को देखें। इस फर्स्ट टर्म को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो दो फंक्शन प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा इसमें। एक बार डिफरेंशिएशन करें तो जरा ध्यान से देखो, मैं पहले u का डिफरेंशिएशन करूंगा तो k टाइम्स तो पहले हो चुका है, एक और बार करेंगे तो जरा मुझे बताओ क्या यहां इसको पहले ऐसे न लिखा जाए, डी के प्लस वन यू का डिफरेंशिएशन v एज इट इज, और प्लस प्लस आगे देखो डी के यू और v का एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा तो dv ये लिखा गया। ये बताओ ये टर्म आपको समझ में आई क्या? हाँ जी फिर से देख लो आप, ये डेरिवेटिव एक बार डिफरेंशिएशन करेगा तो इस टर्म में प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। हमने पहले इस वाले टर्म का डी के यू का डिफरेंशिएशन एक और बार किया तो फिर डी के प्लस वन यू वी एज इट इज। अभी डी के यू एज इट इज, फिर वी का करेंगे तो डी हो गया। सुन पा रहे हैं आप, बात समझ में आई? तो इस वाले फंक्शन में ये प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद ये टर्म आई। ऐसे ही सेकंड वाला टर्म देखो जरा कैसे, दूसरा पेन यूज करते हैं ग्रीन कलर, इस वाले में के सी वन ये लिखा है, के सी वन। ठीक, अब देखो जरा ब्रैकेट में देखो क्या आएगा। अब पहले इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। के माइनस वन टाइम्स तो पहले से हो रखा है, लेकिन एक और बार करेंगे तो क्या ये डी के यू नहीं हो जाएगा, और सेकेंड फंक्शन एज इट इज, डीवी एज इट इज, प्लस
अब ये फंक्शन एज इट इज रखो, अगले वाले फंक्शन का एक और बार करेंगे, तो डी के -1 यू एज इट इज इंटू मल्टीप्लाई में डी वी। देखो जी कैसे लिखा जा सकता है, इंटू डी स्क्वायर वी, तो ऐसे लिख दू डी स्क्वायर वी। अब बताओ समझ में आया क्या? ये सेकेंड टर्म समझ लो बस आप, डी के यू इंटू के यू कैसे हुआ, एक और बार करेंगे तो के -1 का नेक्स्ट के ही तो बनेगा, ये हुआ डी के और डीवी एज इट इज। अब ये डी के -1 यू एज इट इज और इस डीवी का एक और बार करना होगा तो डी स्क्वायर वी। सेकेंड टर्म समझ में आई? अभी अगर मैं इस वाली टर्म का आपसे पूछूं एक और टर्म्स, तो फिर बताओ जरा क्या बनाएंगे आप? एक और टर्म, हाँ जी देखो KC2 प्लस दूसरे पेन से KC2, ध्यान से देखो KC2। अब इसके बाद जरा देखो क्या किया जा रहा है, यहां फिर से प्रोडक्ट रूल लगाऊं तो देखो ये एक बार इसका डिफरेंशिएशन करेगा तो K-2 उसका एक और बार करेंगे तो D ऑफ K-1 यू नहीं हो जाएगा, इंटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज डी स्क्वायर वी और प्लस अभी D K-2 यू को रोके और फिर D क्यूब V हो जाएगा। ऐसे समझ पा रहे हैं आप प्रोडक्ट रूल कैसे लग रहा है? हाँ जी, एक बार और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो K-2 में एक और डेरिवेटिव करेंगे तो +1 हो जाएगा ना, एक D। ये सोचो कि D से मल्टीप्लाई कर रहा है तो D की पावर +1 और -2 तो D K-1। ऐसे सेकेंड फंक्शन एज इट इज, अभी फर्स्ट को रोका और फिर सेकेंड फंक्शन डी स्क्वायर वी का एक और बार करेंगे तो डी क्यूब वी हो जाएगा। आई बात समझ? और इस तरह से चलते चलते बीच में पता नहीं कितनी टर्म्स आएंगी और अंतिम टर्म और बताएं कि लास्ट में अंतिम टर्म और क्या बनेगी। हाँ जी एक और कलर, चलिए ये प्लस करके अंतिम टर्म लास्ट टर्म देखें जरा कैसे लिखा जाएगी। अच्छा इसको मैं ये जो KC के है इसको 1 लिख दूं क्या, चलेगा? नहीं चलेगा, कोई बात नहीं, आप इसको KC के ही रहने दें। चलो KC के कोई बात नहीं, जैसे हमने सीक्वेंस लिखे वैसे चलने देते है वो 1 ही। अब इसमें प्रोडक्ट लगाएं लास्ट टर्म में। हाँ जी देखिए जरा, यहां DU लिखेंगे DU और आगे क्या लिखेंगे देखो, एक बार DU लिख दें और फिर इनटू करके सेकेंड फंक्शन एज इट इज DKV और प्लस अभी U एज इट इज और इनटू करके DK+1 V। इस तरह से लिख सकते हैं क्या? अब आप मुझे देख के ये टर्म्स बता दें अगर इसमें कोई दिक्कत है तो। बहुत ही सावधानी पूर्वक इस टर्म को देख लें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये लास्ट वाली जो हमने लाइन लिखी है यही है, समझ लें आप इसको, पूरा का पूरा ये आपके सामने लिखा है, देख लीजिए। इसमें कहीं कोई दिक्कत है तो एक बार फिर से देख लें। अभी तक का जो भी हमारा ये हुआ है ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन हुई और इस लाइन में ही आपको समझना है कि क्या किया जा सकता है। प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद ये आपके पास जो बन रही है 4 टर्म्स मैंने ऐसे करके दिखाई, अब इनका बस रीअरेंजमेंट है, रीअरेंजमेंट लिखेंगे। नाउ रीअरेंजिंग द टर्म्स, क्या लिखेंगे? नाउ रीअरेंजिंग द टर्म्स, नाउ रीअरेंजिंग द टर्म्स। बस टर्म्स का रीअरेंजमेंट है और कुछ नहीं। PK+1 सच दैट PK+1 सच दैट क्या लिखा है? DK+1 ऑफ U इंटू V इज इक्वल। रीअरेंजमेंट क्या है? रीअरेंजमेंट कुछ नहीं है, ये जो पहला टर्म है ना DK+1 U इंटू V, इसको मैं अलग लिख देता हूं। ये टर्म पहला वाला अलग कैसे लिखा जाएगा? वैसे भी लीबनिज़ थ्योरम अगर लिखते हैं इसकी तो क्या लिखते हैं आप? पहले फंक्शन के साथ DK+1 U आ जाता और इंटू करके V अकेला, यही तो लिखते ना आप। और आगे देखो क्या लिखते हैं, प्लस करके। अब जरा सीखो क्या लिखना था। हाँ जी देखो क्या लिखना था, उसी सीक्वेंस में लिखवाता हूं जैसे मैंने पहले लिखा है। ये वाला जो इस पहली ब्रैकेट का जो दूसरा टर्म है, फर्स्ट ब्रैकेट का जो दूसरा टर्म है वो नेक्स्ट ब्रैकेट के पहले टर्म के साथ मैच करेगा। ध्यान से देखो इधर, देखो इस ब्रैकेट का सेकेंड टर्म नेक्स्ट ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म से मैच करेगा। क्या मैच कर रहा है? ये DKU DV और DKU DV दिख रहा है।
ऐसे यहां देखो, ये वाला जो सेकंड टर्म है इस ब्रैकेट का, हर ब्रैकेट का सेकंड टर्म अपनी नेक्स्ट ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म से मैच करेगा। डी के माइनस वन यू डी स्क्वायर वी, और यहां देखो तो डी के माइनस वन यू डी स्क्वायर वी। इसी तरह ये वाला अपने नेक्स्ट के फर्स्ट से मैच करेगा, यानी अगले का फर्स्ट मैच हो रहा होगा सभी में। तो अंतिम ब्रैकेट जो है उसका भी तो पहला टर्म किसी पिछले के सेकंड से मैच हो रहा होगा। ये वाला फर्स्ट टर्म जो है अपने जस्ट पहले वाले ब्रैकेट के सेकंड टर्म से तो मैच हो रहा होगा ना। इसका मतलब क्या हुआ, पेयरिंग कर रहे हैं, पेयरिंग, कि ये इसका फर्स्ट अगले का सेकंड से पेयर होगा। ऐसे बनाता हूं, चलो इससे बना देते हैं, रेड पेन से बनाते हैं, रेड से। देखो इसका फर्स्ट टर्म आगे के सेकंड से मैच होगा, और फिर इसका सेकंड टर्म फिर आगे मतलब यहां आएगा, वो यहां इससे मैच हो रहा है। तो फिर ये वाला सेकंड भी अगले अपने किसी से मैच हो रहा होगा। इसका मतलब अगले ब्रैकेट का जो फर्स्ट टर्म है वो मैच हो रहा है। तो ये जो फर्स्ट टर्म है ये भी अपने जस्ट पीछे वाले से किसी से मैच होगा कि नहीं होगा, ये है बस बात। तो क्या करना है आपको, ये फर्स्ट वाला टर्म अलग, और इसके बाद इन दोनों को कॉमन लेकर जो बच रहे हैं कोएफिशिएंट उनको ब्रैकेट में लिखना है। यहां से क्या बचेगा, 1 और प्लस KC1, ये चीज तो कॉमन। आगे देखो कोएफिशिएंट क्या आएगा, यहां से KC1 और फिर आगे का कोएफिशिएंट KC2। इस तरह से करते करते लास्ट वाले में ये KCK तक पहुंचते पहुंचते अंतिम ब्रैकेट में KCK और KCK प्लस 1 तक पहुंचे गए। देखो कैसे पहुंचेगा, ध्यान देंगे कैसे लिखा जाएगा। हाँ जी, यहां इतना टर्म तो आपको समझ में आ गया। अब इनमें से देखो हम इन चीजों को कॉमन ले रहे हैं, तो यहां से 1 प्लस KC1 लिखो। इसे क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, 1 प्लस KC1, और यहां जो डेरिवेटिव टर्म है वो क्या रहेगी, DKU इंटू DV। तो अब एक रूल देखो जरा यहां पर जो आपको समझ में आना चाहिए, DKU इंटू DV। यहां पर आपको एक रूल समझ में आना चाहिए। देखो क्या, कि अगर K प्लस 1 डेरिवेटिव थे तो U के उतने ही डेरिवेटिव लगाए और V एज इट इज। अब क्या हो रहा है, देखो ये एक ऑर्डर कम हो गया DKU, और एक ऑर्डर कम हुआ तो एक ऑर्डर V का बढ़ गया। यही चीज फॉलो करेगी आगे, लेकिन इसके जो कोएफिशिएंट है ना बस उनको बढ़ाते रहेंगे। जरा देखो अगला कोएफिशिएंट क्या बनेगा, ध्यान से देखो, DK माइनस 1U डी स्क्वायर V तो कॉमन आएगा, लेकिन इस ब्रैकेट का कोएफिशिएंट कौन है, KC1, और इस ब्रैकेट का कोएफिशिएंट कौन आएगा, KC2। उसको लिखें तो लिखेंगे फिर प्लस ब्रैकेट में KC1 प्लस KC2 ऐसे ब्रैकेट में, और फिर इंटू DK माइनस 1U इंटू डी स्क्वायर V। आपको पैटर्न समझ में आ रहा है, ये K प्लस 1U V से शुरू हुआ, एक ऑर्डर कम हो रहा है और फिर V का एक ऑर्डर बढ़ता गया। ऐसे यहां एक और ऑर्डर कम करेंगे D का, U के साथ वाले का, जैसे कम हुआ तो इसका एक और ऑर्डर बढ़ाएंगे। और देखो KC1 KC2 आया, सुन पा रहे हैं आप, ये जो 1 है ना, ये 1 कुछ और नहीं KC0 है। ये 1 जो है ये कुछ और थोड़ी है। मैंने आपको क्या बताया, पहले वाले ब्रैकेट के साथ में KC0 लिखा जाता है, NC0 लिखा जाता है यहां पर, लेकिन उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये KC0 है यहां पर, लेकिन लिखने की जरूरत इसलिए नहीं क्योंकि उसकी वैल्यू 1 है, उसकी वैल्यू 1 है। तो ऐसे ही करते करते अगर मैं एक टर्म और आपसे लिखवाऊं, हाँ जी बताएं, एक टर्म और आपसे लिखवाऊं तो आप क्या कहेंगे, अगला टर्म, जी बताएं, एक टर्म और। देखो इसका नेक्स्ट टर्म, ध्यान से देखो, इसका नेक्स्ट टर्म, ये समझ में आ गया यहां तक, डी स्क्वायर। इसका नेक्स्ट टर्म में क्या आएगा, KC2, और इसका नेक्स्ट टर्म में KC3 आएगा, और फिर ये वाला फैक्टर जो है वो कॉमन आ जाएगा। तो देखिए क्या लिखेंगे आप उसको, KC2 प्लस KC3 ऐसे करके, और फिर क्या लिखा जाए, DK माइनस 2U और इंटू DK माइनस 2U इंटू D क्यूब V, ऐसे लिख सकते हैं क्या, बताओ, K माइनस 1 K माइनस 2, ठीक है, K माइनस 1 K माइनस 2 D क्यूब। बताएं बात को, क्योंकि कंबाइंड रूप से अब सबको जोड़ के देखेंगे ना तो K प्लस 1 बनी रहनी चाहिए। यहां देखो K प्लस 1 है, इन दोनों को जोड़ के देखेंगे तो K प्लस 1 है, यहां भी जोड़े तो K प्लस 1 है, इनको भी जोड़ेंगे तो भी K प्लस 1 बनी रहेगी, क्योंकि आप K प्लस 1 डेरिवेटिव निकाल रहे हैं ना। अब ऐसे करते करते अंतिम वाला समझे जरा,
अंतिम वाला। अंतिम वाले से मतलब ये है कि अंतिम वाला सिर्फ ये एक स्टेप बाकी रहेगा, इससे पहले वाले जितने भी हैं, इससे पहले वाले जितने भी हैं वो सारे के सारे पेयर बना चुके होंगे, तो इसको नहीं देखना, बस अंतिम वाला एक टर्म सेपरेट रह जाएगा, बस ये कहना चाह रहे हैं। यानी वहां पर क्या आएगा, के सी के यू और डी के प्लस वन वी विद यू, इस तरह से। तो इसको क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, के सी के यू इंटू क्या, डी के प्लस वन इंटू वी। बताओ ऐसे लिख सकते हैं क्या? यह है आपका अंतिम टर्म। और बस अब एक प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, देखो क्या लिखेंगे, एक पास्कल लॉ था, अगर आपको याद हो, पास्कल्स लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन उसमें क्या होता है कि अगर कोई टर्म है NCR और उसको हमने NCR माइनस वन से, इन दोनों में से इस तरह से NCR और NCR माइनस वन, यानी नीचे वालों में एक का गैप हो, तो फिर आप इसको पता है कैसे लिखते हैं? कैसे लिखते हैं? ऊपर वाले में n+1 कर देते हैं, नीचे वाले में बड़ा वाला n+1 CR ऐसे लिखते हैं। ऊपर वाली में एक जोड़ देते हैं और नीचे वाली में जो बड़ी वैल्यू है बस उसको लिख देते हैं। तो ये प्रॉपर्टी आपने इन सब में लगानी है। कैसे कैसे लगेगी आप जरा ध्यान से समझ ले। हाँ जी, ध्यान से समझ ले कैसे। देखो ये जो 1 लिखा है ना, इसे आप KC0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसे आप? KC0। देखो एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूं तो ये 1 प्लस KC1, तो आप इसे KC0 लिख लें। KC0 1 ही होता है और KC1 इस तरह से आप इसको क्या लिखेंगे, K+1 और C बड़ा वाला। R और R-1 में जो बड़ी वैल्यू है ना उसको लिखते हैं R। तो इस तरह से KC0 और KC1 में जो बड़ी वैल्यू है 1 उसे हमने लिखा। अच्छा इसी तरह से आप जरा इसका बताएं, इसका KC1 प्लस KC2 इसका बताएं, तो फिर इसको क्या लिखेंगे आप, K+1 और C2। जो ऊपर की वैल्यू सेम है उसमें एक जोड़ देना और नीचे वालों में जो बड़ी वैल्यू है उसको लिखेंगे। इसी तरह से जरा इसको बताएं, इसको क्या लिखेंगे, KC2 KC3। तो फिर इसी तरह से आप इसका नेक्स्ट वर्जन भी बना सकते हैं, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। ये तो एक बात रही। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात आपको यहां पे समझनी है, जरा उसको भी ध्यान से समझ ले। रेड पेन से लिखता हूं ताकि ये थोड़ा सा अलग से आपको समझ में आए। स्टार पॉइंट, ये कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी है, स्टार पॉइंट। देखो ध्यान से सुनना, जो NCN होता है वो NC0 के बराबर ही होता है, क्योंकि जो वैल्यू है ना, इस तरह से समझो NCR हमेशा NCN-R के बराबर होता है। NCR N-R के बराबर होता है, इसलिए हम लिखते हैं कहीं NCN या NC0, क्योंकि N-N 0 हो जाता है। इन सब की वैल्यू 1 ही होती है, 1। यानी अगर वैल्यू सेम है तो उसकी वैल्यू 1 है, क्योंकि NCN-R की वैल्यू आप उसमें इस तरह से बना के लिख सकते हैं। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? और 1 जो है 1 आप उसको NC0 लिखे या फिर इस तरह से लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये बात मैं कहां लगाने वाला हूं, जरा उस बात को ध्यान से समझें। ये देख रहे हैं आप KCK, तो KCK इज इक्वल KC0 इज इक्वल 1 ही तो होगा, बताओ। और ये 1 होगा तो फिर इस 1 को भी आप ऐसे बना के तो लिख सकते हैं K+1 C K+1। क्यों? क्योंकि मुझे उस फॉर्मूले को उस फॉर्मेट में बना के दिखाना है ताकि लास्ट टर्म हमारा K+1 में बनता हुआ नजर आए। कॉम्बिनेशन है, देखो लेबनिज थ्योरम है, अपने आप में अलग सेपरेट भी आ सकती है प्रूव करने के लिए, और यही टर्म्स है इसमें कॉम्बिनेशन करने वाली। और बस आगे आपका आंसर देखते रहो। अब जरा क्या क्या रिप्लेस करना है। 1 प्लस KC1, 1 प्लस KC1 उसको क्या लिखेंगे आप, K+1 C1, K+1 C1। दूसरा टर्म KC1 प्लस KC2, उसके बदले क्या लिखेंगे, K+1 C2। और ऐसे ही KC2 KC3, इसके बदले क्या लिखेंगे, K+1 KC3, K+1 C3 इसके बदले। और ऐसे अंतिम करते करते कहां तक जाएंगे, यहां KCK तक जाएंगे। और KCK KC0 के बराबर होगा जो 1 है, और ये 1 आप K+1 C K+1 लिख दो, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। सिर्फ एक रिदम दिखाने के लिए,
एक राइम दिखाने के लिए कि लास्ट में जैसे के सी के है उसको हम के प्लस वन सी के प्लस वन लिख सकते हैं ताकि उसका डेरिवेटिव के प्लस वन आपको नजर आए। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही? अब देखो बस इस लाइन के बाद जस्ट आपका आंसर आ चुका है। देखिए क्या लिखेंगे, सो पी के प्लस वन such that d k plus 1 of u into v is equal। देखिए पहला टर्म तो एज इट इज, देखो अब बस वैसे ही बनता चला जाएगा, d k plus 1 of u into v as it is, देख पा रहे? और अब देखो आगे इसके बदले क्या रखना है, k plus 1 c1, तो वही सीक्वेंस वापस बनना शुरू हो जाएगा कि k प्लस 1 c1 आ गया ना। देखो पहला टर्म, अगर यहां n था तो dnu और nc1 आया था, तो अब n की जगह k प्लस 1 है, तो ये k प्लस 1 के लिए ट्रू होने जा रहा है ये वाला स्टेटमेंट। और फिर देखो इसका एक डेरिवेटिव कम हो गया, dku इंटू dv। बताओ बात समझ में आ रही है? ये वाला टर्म लिखना आ रहा है आपको, देखो dku dv ये तो एज इट इज है, और इसके बदले क्या रख रहे हैं आप, k प्लस 1 c1, k प्लस 1 c1। ऐसे ही आगे देखो, आगे ये क्या बनने जा रहा है, k प्लस 1 c2, k प्लस 1 c2, तो बनाए इसको प्लस k प्लस 1 c2 और एक और डेरिवेटिव कम, dk माइनस 1 u इंटू डी स्क्वायर v। ठीक, ये वाला टर्म लिख दिया। अब देखो इसको, देखो ये क्या लिखेंगे आप इसे, k प्लस 1 c बड़ी वैल्यू, क्योंकि r और r माइनस 1 में बड़ी वैल्यू रखते हैं, तो क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा। तो k प्लस 1 c 3 और फिर एक और डेरिवेटिव कम, dk माइनस 2 u इंटू डी क्यू v। और ऐसे करते करते अंत में लास्ट टर्म क्या बचेगी आपकी, लास्ट में उसको आप लिखेंगे k प्लस 1 c k प्लस 1 क्या u एज इट इज और d k प्लस 1 इंटू v। बताइए बात समझ में आई क्या? देख लो इस लास्ट वाले k c k को यहां ध्यान से समझते हुए k प्लस 1 c k प्लस 1 लिखा जा सकता है, क्योंकि इसकी वैल्यू भी 1 होती है। और फिर हमें बस रिदम दिखाने के लिए कि देखिए लास्ट में अंतिम टर्म सुने, अगर ये डी के प्लस 1 से स्टार्ट हुआ तो डी के प्लस 1 ऑफ यू वी एज इट इज, और फिर k प्लस 1 c1, k प्लस 1 c2, k प्लस 1 c3 और ऐसे करते करते k प्लस 1 c k प्लस 1 तक गया। और देखो डेरिवेटिव, यहां डी के प्लस 1 u की सबसे बड़ी पावर और v अकेला सिंगल विदाउट डेरिवेटिव, और करते करते अंतिम देखो u अकेला रह गया और v की कितने पावर्स होगी, k प्लस 1। इसका मतलब जो सीक्वेंस ये जस्टिफाई कर रहा है ये k प्लस 1 के लिए ट्रू हो गया कि नहीं हो गया, p k प्लस 1 ट्रू हो गया। ये इस वजह से ट्रू हुआ क्योंकि आपने जो डिफरेंशिएशन किया था वो p k का किया था। अगर p k गलत आता तो ये कभी सही नहीं आता। सुन पा रहे, p k प्लस 1 कभी भी सही नहीं आता अगर p k जिसका आपने डिफरेंशिएशन किया था वो सही नहीं होता। तो इसका मतलब यहां पर कंक्लूजन ये निकलता है कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये तभी ट्रू होगा जब p k ट्रू था, और फिर यही स्टेटमेंट तो होता है आपका मैथमेटिकल इंडक्शन का। तो यहां पर आप लिखेंगे 10 p k प्लस 1 इज ट्रू। और ये ट्रू कब होता है, वेन एवर p k इज ट्रू, जब p k ट्रू है। हेंस pn इज ट्रू, हेंस pn इज ट्रू, जो कि लिबनिज थ्योरम है, दैट इज लिबनिज थ्योरम। क्या लिख दें एक बार, dn ऑफ u इंटू v इज इक्वल, बस अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, dnu इंटू v एज इट इज प्लस nc1 dn माइनस 1 ऑफ u इंटू dv, और प्लस एक टर्म और लिख देते हैं nc2 dn माइनस 2 u इंटू डी स्क्वायर v। ऐसे करते करते बस अंतिम टर्म ncn u एज इट इज और फिर dn ऑफ v।
ये आपकी लिबनिज थ्योरम कंप्लीट हो गई है, हेंस प्रूव्ड। यही आपको इसमें प्रूव करना था। तो ये था लिबनिज थ्योरम का प्रूफ, काफी इंपॉर्टेंट है। और इसमें बस समझने वाली बात ये है कि लास्ट में हमने इसके कॉम्बिनेशन से जो फॉर्मूले यूज किए हैं उसको आपको समझना है। और ये जो पैटर्न बनेगा ये बिल्कुल pk+1 की तरह बना कि जैसे dk+1 u से स्टार्ट हुआ, dk+1 v पर खत्म हुआ, और k+1 c1 से शुरू होते होते k+1 ck+1 तक गया। हालांकि मैंने आपको बताया कि ये वैल्यू 1 ही है, क्योंकि NCn 1 होता है, बिकॉज NC n-r की प्रॉपर्टी से ये NC 0 के बराबर ही होता है। तो ये था आपका लिबनिज थ्योरम। तो अब कुल मिला के बात ये है कि आपको ये लिबनिज थ्योरम लगानी आनी चाहिए, एप्लीकेशन इसका आना चाहिए, और एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये थ्योरम एक अलग चीज है, इसका प्रूफ अलग चीज है, ये आपको अच्छे से तैयार करना है। और साथ ही जो इसके मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं अब, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन है। चलिए उनको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फिर पहला सवाल। ये लिखा है आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन।